हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो मेरा क्लास 2 है हिंदी का वर्णमाला का, पहली क्लास में मैंने आपको वर्णमाला के कुछ बेसिक्स बताए थे, तो आपने वो क्लास ज़रूर देखी होगी। आज का जो मेरा क्लास है वो सेकंड है और वर्णमाला का है। तो आज से हम कंपलसरी अपनी वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स जोन में हो, फ्रेंड्स हों, अगर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो सब तक ये वीडियो पहुंचा दें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो चलते हैं सीधा अपने वीडियो के ऊपर। तो पहला टॉपिक मेरा जो क्लास 2 है हिंदी की वर्णमाला, क्लास 2 वर्णमाला। तो वर्ण का मतलब होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और माला का अर्थ होता है कि समूह। माला का मतलब होता है समूह। तो वर्णों का समूह, यानी कि अगर पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णों का समूह। अगर इस तरीके से आ जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन दिए रखे हों और उनमें ये भी हो कि वर्णों का समूह को वर्णमाला कहते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि वर्णों का समूह का मतलब क्या हो सकता है? मान लीजिए का है, का के बाद हमने गा रख दिया, गा के बाद हमने माँ रख दिया। तो ऐसा ये लिख तो रहे हैं लेकिन इनका कोई क्रम नहीं है, कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है, कोई क्रम से नहीं रखे गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला अगर देखा जाए तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं यानी कि वर्णों का समूह। समूह का मतलब समूह में तो सारे के सारे अक्षर रखे हैं लेकिन वो किस क्रम में रखे हैं ये तो पता नहीं है। तो जो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, जैसे मान लीजिए क है, का के बाद खा का स्थान रखा गया है, खा के बाद गा का रखा गया है, गा के बाद घा का रखा गया है, घा के बाद इंगा का रखा गया। इस तरीके से अगर बात करें तो वर्णों का समूह, अगर वर्णों का समूह आ जाए तो गलत हो जाएगा। अगर वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि अगर का के बाद स्थान खा का ही होना चाहिए, खा के बाद गा का होना चाहिए, क्रम से क्रमागत। अगर ऐसा आ जाए क्रमबद्ध वर्णों का वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं या क्रमागत समूह को वर्णमाला कहते हैं या स्वव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अगर वर्णमाला से क्वेश्चन आ जाए तो वर्णमाला से इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आपको ऑप्शन में होगा वर्णों का क्रमबद्ध समूह या क्रमागत समूह या वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का स्वव्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो का के बाद खा का स्थान, खा के बाद गा का, इस तरीके से स्थान क्रम से स्थान रखे गए हैं, व्यवस्थित तरीके से इसको वर्णों का रखा गया है, तो इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हम बात करेंगे तो वर्णमाला के कितने, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ स्वयं लिखा है स्व। स्व का मतलब होता है स्वयं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इन्हें बोलने में किसी और स्वर की सहायता नहीं ली जाती है। तो स्वर का जो रूप होता है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन, और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। अगर स्वर है, स्वर को बोलने में किसी स्वर की या किसी वर्ण की जरूरत नहीं होती है, तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता ली जाती है। मान लीजिए जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ का, तो ये क्या है? एक व्यंजन है। लेकिन अगर हम इसके वही टुकड़े करें तो का को का प्लस आ, यहाँ जो बोलने में जो पीछे आ रहा है ये स्वर है। तो अगर इस तरीके से का करेंगे तो ये, अगर यहाँ पे जो ये हलंस टाइप का लगता है इसको लगा दिया तो ये जो है इसमें अब कोई स्वर नहीं है। अब इसको हम इसको बोलेंगे तो यहाँ पे कोई भी अब यहाँ स्वर नहीं है, तो इसको इस तरीके से अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हम प्रॉपर का लिखेंगे तो का में आ की धुन आ रही है, का में आ की धुन आ रही है, तो यहाँ जो स्वर लगा हुआ है तो जो
व्यंजन को अगर बोलेंगे तो व्यंजन को बोलते समय हमें स्वर की जरूरत, स्वर की सहायता ली जाती है। तो यहाँ इसमें स्वर भी छुपा हुआ होता है। इस तरीके से अगर स्वर की बात करें तो स्वरों में आ, अगर आ बोलेंगे तो आ तो ऑलरेडी आ रहा है, आ में कोई आपको कोई दूसरा वर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई स्वर इसमें छुपा हुआ है। तो स्वर में आ ओ, अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वर 11 होते हैं, लेकिन कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में 13 भी लिखे हैं। 13 इसलिए लिखे हैं, किसी किसी में इसको भी जोड़ दिया जाता है, अंग हा को, इसको भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन इनको स्वर को अगर देखा जाए तो स्वर 11 हैं, इनको जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि जो आचार्य वो किशोरी जो इनका इन्हें अयोग्य बा बोला जाता है। जो अंग और आहा होते हैं इन्हें अयोग्य बा बोला जाता है, और जिनका नामकरण किया था आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने किया था। तो जो स्वर होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं वो ये 11 हैं, और इन जो 11 स्वर हैं और व्यंजन जितने भी होते हैं, तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता पड़ती है। तो इस तरीके से आपको वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं दूसरा स्लाइड लिख सकूँ इस पर। स्टार्ट करेंगे स्वर। तो स्वर को हम आज इस तरीके से पढ़ाएंगे, आज दिन तक आपने पढ़े नहीं होंगे। तो स्वर को हम पहले कई भागों में डिवाइड करेंगे, उनको किस तरीके से, उस हिसाब से फिर हम नंबर बाई नंबर आपको पढ़ाएंगे। तो पहला जो हम डिवाइड करेंगे, रचना या बनावट या लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा हम पढ़ाएंगे आपको जीव के उच्चारण के आधार पर। तीसरा हम पढ़ाएंगे आपको मुख खुलने के आधार पर। और चौथा हम आपको पढ़ाएंगे ओष्ठ के आधार पर। पांचवा हम पढ़ाएंगे आपको अनुनासिक के आधार पर। अनुनासिक के आधार पर। और छठा हम पढ़ाएंगे आपको जीव में खिंचाव के आधार पर। तो इस तरीके से हमने स्वरों को 6 भागों में तोड़ा है। पहला है रचना, बनावट, समय के आधार पर। दूसरा है जीव के उच्चारण के आधार पर। तीसरा है मुख खुलने के आधार पर। चौथा है ओष्ठ के आधार पर। पांचवा है अनुनासिक के आधार पर। और छठवां है जीव में खिंचाव के आधार पर। 6 तरीके से। तो इस तरीके से हम आपको वर्णमाला का पूरा पढ़ाएंगे। तो पहला है रचना, बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि क्रम बाय क्रम आपको अपनी अगर नोट्स बुक बना रहे हो तो उसमें लिखने में कोई दिक्कत ना हो। आपने ले लिया होगा। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे। पहला हमने स्टार्ट किया रचना, बनावट या समय के आधार पर। तो रचना या बनावट, समय के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है स्वर को? तो रचना, बनावट के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा है स्वरों को। 3 भागों में बांटा है। तो पहला जो होगा वो होगा ह्रस्व स्वर। दूसरा जो होगा, जिसे लोग दीर्घ स्वर पढ़ते हैं, लेकिन हम दीर्घ स्वर ना पढ़ के हम उसे संधि स्वर पढ़ेंगे। हम आप संधि स्वर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में और कई सारे एग्जामों में आया था कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो उसमें ऑप्शन था आ, बड़ा, ए और ओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया दीर्घ स्वर कौन सा है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दीर्घ स्वर ये तीनों हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा दीर्घ स्वर इसमें ये तीनों हैं। तो अब आपको इसमें कन्फ्यूजन थी कि हम लगाएं तो लगाएं क्या। तो हम इसी का तोड़ के लिए आपको आज हम पढ़ाएंगे जो दीर्घ स्वर ना पढ़ के हम आपको पढ़ाएंगे संधि स्वर। और तीसरा जो इसका भाग है वो है विलुप्त।
प्लुप्त स्वर। रचना बनावट समय के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ह्रस्व, दूसरा है संधि स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इसलिए संधि स्वर पढ़ा रहा हूँ। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो इसके कई सारे नाम होते हैं। तो पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है मूल स्वर, तीसरा होता है जड़ स्वर, चौथा इसका नाम है आधार, फिर इसका नाम है एक प्राकृतिक स्वर, और इसका एक नाम और है, इसका एक और नाम है लघु स्वर। और ये होते कौन कौन से? आ, ई, उ, री। तो जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। तो ह्रस्व का मतलब होता है जिस स्वर के और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल मतलब होता है मुख्य। जड़ मतलब होता है सभी स्वरों की जड़। यही 4 स्वर होते हैं जो सभी स्वरों की जड़ होते हैं। आधार यानी कि इसके बाद जितने भी स्वर होंगे वो इन्हीं के ऊपर आधारित होंगे, इसलिए इसका जो आधार है वो यही 4 स्वर आधार हैं। प्राकृतिक, इसलिए ये प्रकृति में सबसे पहले आए थे। लघु स्वर का मतलब होता है सबसे छोटा, यानी कि इनसे छोटा और कोई स्वर नहीं होता, इसलिए इन्हें लघु स्वर कहते हैं। तो इनके अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए आधार स्वर कौन से होते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो ह्रस्व होता है उसी के इतने सारे नाम हैं। तो आपको इनमें से कोई भी नाम उठा के वो पूछ लेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक पूछ ले तब भी है आपको बताना, लघु पूछ ले तब भी आपको ये बताना, मूल जड़ आधार यानी कुछ भी पूछ ले आपको यही इन पे टिक करना है। तो बात समझ में आई होगी। दूसरा संधि स्वर। अब संधि स्वर को मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन में आया था क्वेश्चन उस तरीके से, तो इसलिए इसे 2 भागों में डिवाइड किया है, दीर्घ और एक है समजातीय। दीर्घ समजातीय। दूसरा है संयुक्त विजातीय, इसे विजातीय भी कहते हैं। तो दीर्घ सजातीय समजातीय, तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि दो स्वरों के मेल से अपने ही रूप को एक बड़ा रूप दे देना। तो दो जो समान जात के, अभी एक समान जात के और इन्होंने अपना रूप आकार बड़ा कर लिया, तो इसे समजातीय कहते हैं, इस दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी तरीके से ई, इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा कि जो दीर्घ समजातीय स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, वो जो अपनी स्वर संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से कोई बड़ा वर्ण बने, या दो वर्णों के योग से जो एक वर्ण बनता है उसे हम संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, दीर्घ समजातीय यानी समान जात की जब 2 स्वर मिलकर एक बड़े स्वर का निर्माण करते हैं तो समजातीय स्वर कहते हैं। अब संयुक्त की बात करें, संयुक्त तो विजातीय, 2 अलग अलग जाति के, यानी कि आ, और अगर हम आ में ई जोड़ दें तो ये ए बनता है, और अगर हम बात करें आ में ऊ जोड़ दें तो ओ बनता है। एक इसका निर्माण हो गया, इसका निर्माण हो गया। अगर हम बात करें अब इनमें फिर से आ जोड़ दें, यानी कि अब हम आ में ए जोड़ दें तो बड़ा ए बन जाएगा, और आ में ओ जोड़ दें तो बड़ा औ बन जाएगा। अगर हम बात करें संयुक्त और विजातीय, यानी कि विजातीय, ये आ अलग जात का, ई अलग जात का है, दोनों अलग अलग जात के हैं, लेकिन मिलने पर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण कर देते हैं, किसी तीसरी जाति के विजातीय का निर्माण कर देते हैं, उसे विजातीय स्वर कहते हैं। तो आपको अब अच्छे समझ में आया जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि पेपर में पूछा गया था, दीर्घ स्वर कौन सा इनमें से? तो आ था, बड़ा आ था, ए था और ओ था। अब आपको इनमें से आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है तो इसका आंसर आप इसको आराम से टिक कर दोगे, जो ए वाला है इसको आप अच्छे से टिक कर दोगे। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन में इस तरीके के ऑप्शन है तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसलिए मैंने आपको संधि स्वर, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो 2 वर्णों के जोड़ से, 2 स्वरों के जोड़ से कोई तीसरा वर्ण बनता है उसे हम
संधि स्वर कहते हैं, जैसे दो भागों में डिवाइड किया गया, दीर्घ, समजातीय, संयुक्त, विजातीय। तो आपको अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। और तीसरा आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का मतलब होता है ओम, ये होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वह होता है जब किसी स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ती है, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। मान लीजिए किसी का नाम आपने लिया, किसी का नाम सोनू है तो आपने लिया नाम सोनू, अगर पास में है तो सोनू। फिर अगर दूर है, हमने आवाज़ में नाम लिया सोनू, तो जो वहाँ ऊ की जो ध्वनि है, ऊ स्वर की जो ध्वनि है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार काफ़ी टाइम तक हमें बोलना पड़ रहा है सोनू, तो ऊ की ध्वनि बढ़ रही है, तो ये प्लुप्त स्वर होता है। जैसे हम प्लुप्त स्वर को ये तीसरे नंबर पर होता है। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है संधि, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। मान लीजिए कोई घंटी बजाई, घंटी में कंपन होता है, जो कंपन देर तक चलता है, प्लुप्त स्वर के उस प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो जिस तरीके से किसी भी स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ती है तो उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो बात करेंगे, हमने जो रचना बनावट समय के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया है, ह्रस्व, संधि स्वर, प्लुप्त स्वर। लेकिन इनका एक एक नाम और है, वो हमने समय के आधार पर बांटेंगे तो आपको दिखाई देगा ह्रस्व स्वर, इनमें सिर्फ एक एक मात्रा है तो इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर, यहाँ आपको एक मात्रा ही, एक मात्रा, दो मात्रा दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं। और यहाँ अगर आपको दिखाई दे ओम में वैसे भी ये तीन जैसा बना हुआ है, तो अगर ओम में अगर तीन जैसा ये बना है, ये तीन जैसा आपको बना दिखाई दे रहा है, तो ये त्रिमात्रिक होता है, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पहला पढ़ाया रचना बनावट समय के आधार पर, जैसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व, दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, पहला है दीर्घ, फिर दूसरा संयुक्त, समजातीय, विजातीय, फिर तीसरा है प्लुप्त। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद में जीभ में लगने वाले उच्चारण के आधार पर। पहला मैंने पढ़ा दिया, दूसरा है जीभ में लगने वाले उच्चारण के आधार पर, जीभ में लगने वाले उच्चारण के आधार पर। सपोज दैट मैंने यहाँ मैंने एक जीभ बना दिया, जैसे मैंने 3 भागों में तोड़ दिया। पीछे वाले भाग को हमने पश्च कह दिया, पश्च स्वर। इसे मैंने बोल दिया मध्य में है तो इसे मध्य स्वर, और इसे जो आगे है तो इसे बोल दिया अग्रस्वर। पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्रस्वर, इसलिए मैंने बोल दिया। तो यहाँ लिख दे रहे, इसे भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है इसका अग्रस्वर, और दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। तो आपसे मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि ये बताइए, जो स्वर बोलते हैं तो स्वरों में सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है? स्वरों में सबसे पहला वर्ण होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे पहला आप बोलोगे आ। तो जब आ आता है तो आ को आपको करना क्या है? आ को उठा के सीधा आपको मध्य में रख देना है। आ को उठा के आपको मध्य में रख देना है। अब आ को उठा के मध्य में रख दिया। अब आ जैसे जितने भी वर्ण बनते हैं, आ जैसे जितने भी स्वर हैं, जितने भी वर्ण हैं, उनको उठा के आपको क्या करना है? पश्च में रख देना है। तो आ जब बनाते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आ बनाते समय हमें ऐसा 3 जैसा बनता है। आ बनाते समय 3 जैसा बनता है। तो इस 3 जैसे जितने भी हैं आ के बाद में, इस 3 जैसे जितने भी हैं आ के बाद में, उन्हें उठा के सीधा पश्च में रख देना है। तो आ जैसा क्या बनता है? बड़ा बनता है। बड़ा के बाद क्या बनता है? एक ऊ बनता है। ऊ के बाद क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। और क्या बनता है? ओ बनता है। इसके बाद क्या बनता है? औ बनता है। तो जो सबसे पहले स्वरों में आ आता है, आ को उठा के हमने मध्य में रख दिया। उसके बाद में फिर आ जैसे, आ में सबसे पहले 3 जैसा बनता है। 3 के बाद में फिर उसके बाद में फिर हम आ बनाते हैं। पहले 3 बनाया, 3 बना के फिर हमने इस तरीके से बनाया। तो जितने भी 3 जैसे बनते थे, बड़ा हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, बड़ा औ हो गया। तो इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने पश्च में रख दिया। उठा के क्या कर दिया? पश्च में रख दिया। तो सबसे पहले हमने क्या, स्वरों में सबसे पहले आ आता, आ को उठा के हमने मध्य में रख दिया। मध्य के बाद फिर जितने भी आ जैसे बनते हैं, 3 जैसे बनते हैं, बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, और औ हो गया। इनको उठा के हमने पश्च में रख दिया। तो आपको इस तरीके से याद करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो बचे
उन्हें सीधा अग्र में रख दो। तो बचे कौन कौन से अग्र में, तो जो बचा है ई बचा है, बड़ा ई बचा है, ई बचा है और बड़ा आई बचा है। तो जितने भी बचे ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ए, और इसके साथ साथ में री। तो अगर हम बात करें, री को हमने अग्र में रख दिया, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाए कि जो हिंदी के प्रकांड विद्वान आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार आ जाए, तो फिर हम इसको री को यहाँ नहीं रखेंगे। उन्होंने री को सिर्फ लेखन के आधार पर यहाँ रखा है। अगर लेखन के आधार पर रखा है, अगर ये आ जाए कि उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर आचार्य भोलानाथ तिवारी जो थे हिंदी के प्रकांड विद्वान, उन्होंने इसको उच्चारण के आधार पर इसको नहीं शामिल किया है, इसको सिर्फ लेखन के आधार पर शामिल किया है। लेखन के आधार पर आ जाए तो आपको यहाँ री अग्र में लगाना है। अगर उनका नाम आ रहा है और उसमें लिखा है आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार उच्चारण के आधार पर अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे, तो अग्र स्वर में फिर ये नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने उच्चारण के अनुसार नहीं रखा गया है। क्योंकि अगर बात करें यहाँ री की और फिर इस री की, तो अगर इनको बोलो री और री दोनों को बोलो तो री का सेम उच्चारण आ रहा है। तो सेम उच्चारण आने के कारण उन्होंने इसको शामिल नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ लेखन के अनुसार यहाँ शामिल कर दिया है। तो अग्र की बात करें, अग्र स्वर में ई, बड़ी ए, आई और री आ जाएगा, और मध्य स्वर में आ उठा कर रख दिया। फिर आ जैसे जितने भी बनते हैं, बड़ा ऊ जितने भी सब में देखो तो 3 बनाए पहले, तो 3 जैसे जितने बनते हैं उन्हें पश्च स्वर में रख दिया है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको जीव में लगने वाले उच्चारण के आधार पर जिन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। तो ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगा मुख खुलने के आधार पर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विव्रत, दूसरा है अर्धविव्रत, और तीसरा है संवृत, और चौथा है अर्धसंवृत। तो विव्रत में, विव्रत का मतलब होता है पूरा मुख खुला हुआ है, पूरा मुख खुला। इसका मतलब होता है आधा मुख खुला, आधा मुख खुला। संवृत का मतलब होता है लगभग बंद, लगभग मुख बंद। इसका मतलब होता है आधा मुख बंद। इसका मतलब ये होता है। तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है विव्रत, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा है संवृत और चौथा है अर्धसंवृत। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पूरा मुख खुला। अगर हमने बोला आ, तो जैसे हमने बोला आ यानी कि बड़ा आ बोला आ बोलने के बाद में तो पूरा मुख खुला है। यहाँ पर इसको रख देंगे बड़ा। फिर होता है अर्धविव्रत। तो अर्धविव्रत में क्या होता है, आ के बाद में हमने बोला अ, ए, औ, यानी कि जो छोटा बड़ा ए और बड़ा औ। अर्धविव्रत में ये 3 शब्द आते हैं, छोटा ए और बड़ा औ। संवृत में लगभग मुख बंद हो जाता है, जैसे कि ई उ। तो ई उ बोलते समय मुंह बंद है, लगभग बंद है मुंह। तो यहाँ जी 4 शब्द रखे जाएंगे, ई उ। यहाँ जो 4 मैंने स्वर रख दिए, यहाँ 4 वर्ण रख दिए संवृत में। अर्धसंवृत की बात करें तो अर्धसंवृत में ए आ जाएगा और ओ। यहाँ आधा मुख बंद रहता है, ए ओ। तो यहाँ आपको मुंह, आप बड़ों को मुंह का उच्चारण करके देखिए, मुंह किस तरीके से आपका बंद हो रहा है, किस तरीके से आपको खुल रहा है। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है हिंदी में आपको खुद क्वेश्चन बता देता है, उसमें खुद आंसर छिपा रहता है। आप कोई भी वर्ड आ रहा है तो मुंह से बोल कर देख लीजिए एक बार। अगर आप बोल कर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक उस चीज़ को खुद से पता पड़ जाएगा कि आखिर में ये क्या रहा है। तो विव्रत का मतलब होता है पूरा मुख खुला, बड़ा आ जाएगा। अर्धविव्रत का मतलब होता है छोटा ए बड़ा ओ, यहाँ बड़ा ए बड़ा ओ आ गया। संवृत में लगभग मुख बंद रहता है, तो छोटी बड़ी उ। और अर्धसंवृत में ए और आओ। इस तरीके से जो मुख खुलने के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, अगर बात करें ओष्ठ के आधार पर, तो ओष्ठ के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो होगा, पहला होगा वृत्तामुखी, जिसका मतलब होता है गोलाकार, गोलाकार। दूसरा होता आवृतमुखी, आवृतमुखी, इसका मतलब होता है गोलाकार नहीं, आ का मतलब होता है नहीं। वृत्तामुखी गोलाकार, यानी कि जो होंठ गोलाकार बनाए। आवृतमुखी गोलाकार नहीं, जो होंठ गोलाकार नहीं बनाए। तो इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, वृत्तामुखी या हाँ वृत्तामुखी, या इसको बोल देंगे वृत्त। वृत्त मतलब होता है गोला, गोलाकार बनाए। और आवृतमुखी, इसको आवृत बोल सकते हैं। आवृत, आ का मतलब होता है नहीं, और वृत्त का मतलब गोला, जो गोल आकार नहीं बनाए। तो जो ओष्ठ है हमारे, ओष्ठ को बोलते समय जो गोल आकार बनाए, तो उन्हें हम रखेंगे गोलाकार में। तो अगर आप मुँह से बोलो यहाँ गोलाकार नहीं बनना है, फिर हमने बोला ऊ, तो ऊ बोलते समय हमारे होंठ हैं, जो हमारे ओष्ठ हैं, वो गोलाकार बना रहे हैं। तो ऊ और ऊ, फिर इसके बाद में ओ औ। तो ऊ के बाद जब ओ बोलते हैं, तो वहाँ भी हमें गोलाकार हमारे ओष्ठ बना रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे इस तरीके से, ओ औ। तो ऊ और ओ औ, यहाँ भी आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, जो गोलाकार ओष्ठ हमारे गोलाकार बना रहे हैं। तो वृत्तामुखी या वृत्त में यहाँ भी तीन तीन जैसा बना हुआ है। तो तीन तीन जैसा जो बना है, ऊ ओ औ में गोल आकार बना रहे हैं, तो यहाँ रख दिया। अब बचे जितने भी आवृतमुखी जो गोल आकार नहीं बना रहे, उन्हें सभी स्वरों को यहाँ रख देना है। तो बचा क्या, आ बचा, बड़ा बचा, ई बची, बड़ी बची, ए बची और ऐ बची। तो जो गोल आकार नहीं है, उन्हें हमने यहाँ रख दिया, जो गोल आकार बना रहे हैं यहाँ रख दिया। तो इस तरीके से अगर आ जाए, तो वृत्तामुखी वृत्त गोलाकार, तो गोलाकार जो बनाते हैं ऊ ओ बनाते हैं। और जो आवृतमुखी आवृत गोल आकार जो हमारे ओष्ठ होते हैं गोल आकार नहीं बनाते, उन्हें यहाँ रख दिया। इस तरीके से हमने ओष्ठ के आधार पर दो भागों में बांटा है, वृत्तामुखी वृत्त, आवृतमुखी आवृत। वृत्तमुखी का मतलब होता है गोलाकार, आवृतमुखी का मतलब गोलाकार, जो हमारे ओष्ठ गोलाकार ना बनाए। इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे अनुनासिक के आधार पर, अनुनासिक के आधार पर इसको डिवाइड किया गया अनुनासिक के आधार पर। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो होगा, पहला अनुनासिक, दूसरा निर्नुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या है, अनु मतलब क्या है, नहीं, अनु का मतलब है नहीं, और अनुनासिक का मतलब होता है नाक, जो नाक के द्वारा, सॉरी अनुनासिक, यहाँ गलती होगी। यहाँ अनुनासिक के आधार पर दो भागों में बांटा गया, पहला अनुनासिक, दूसरा है निर्नुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जो नाक के अनुसार बोले जाते हैं, जो नाक के साथ साथ जो मुख के साथ साथ नाक से भी उच्चारण होता है। यहाँ निर्नुनासिक का मतलब होता है, निर का मतलब होता है नहीं, और अनुनासिक का मतलब नाक, जो मुख के साथ साथ केवल मुख से ही बोले जाते हैं, केवल मुख से बोले जाते हैं। मुख से बोले जाते हैं। तो अगर हम बोलेंगे पूरा आ से लेकर, अगर हम बात करें औ तक बोलेंगे,
तो किसी में चंद्र बिंदु या किसी में अनुस्वार नहीं आ रहा है। तो जितने सभी स्वर होंगे, तो जितने भी सभी स्वर निरुनासिक होते हैं, सभी स्वर जितने होते हैं वो निरुनासिक होते हैं। तो सभी के सभी स्वर निरुनासिक होते हैं। अगर सभी स्वर निरुनासिक होते हैं तो फिर हमें ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी है, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे आँख, यहाँ लिख दिया मैंने अंग। अगर अब हमें यहाँ स्वर हैं, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा, स्वर के ऊपर अनुनासिक लगा है। अगर इनको बोल रहे हैं तो बोलते समय अगर हम बोलेंगे आँख, तो बोलते समय हमें नाक का भी साथ में उच्चारण आ रहा है। अगर हम सिर्फ बोलेंगे, अगर आँख को नाक बंद करके बोला जाए तो फिर हम बोल नहीं सकते, तो फिर हो जाएगा आँख। अगर हम बोलेंगे तो हो जाएगा आँख। अगर हम चंद्र बिंदु सहित बोलेंगे तो होगा आँख, यानी कि नाक से भी उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा चंद्र बिंदु, और इसके बाद में अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद हो जाएगा चंद्र बिंदु अनुस्वार अनुनासिक। स्वरों चंद्र बिंदु अनुस्वार अनुनासिक। अगर स्वरों के साथ में ये लगा हो, यानी कि जिन भी वर्णों के ऊपर ये लगा हो तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। तो अगर किसी भी स्वर या किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, अनुनासिक आ रहा है, उनके ऊपर लगा हुआ है, तो हम फिर उन्हें बोलेंगे अनुनासिक स्वर। और अगर इनके ऊपर नहीं आ रहा है तो सभी के सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं। इन्हें हमने दो भागों में बांटा है, अनुनासिक, निरनुनासिक। तो मैंने बताया जो भी स्वर बोलते समय जिनके ऊपर चंद्र बिंदु, अंक की बिंदी लगी हो, तो उन्हें तभी हम उन स्वर को कहेंगे अनुनासिक स्वर। अगर उनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं लगा है तो उन्हें हम कहेंगे निरनुनासिक स्वर। तो बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका एक सवाल है आपको, जीभ में खिंचाव के आधार पर, जीभ में खिंचाव के आधार पर, तो इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जीभ में खिंचाव का आधार, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होगा कोमल, शिथिल, पहला जो होगा कोमल या शिथिल, और दूसरा होगा, अगर दूसरे की बात करें तो होगा कठोर। कोमल का विपरीत होगा कठोर, और शिथिल का होगा दृढ़। तो इस तरीके से हमने दो भागों में बांटा गया। कोमल में जो वर्ण आएंगे तो वो कोमल में जो होंगे वो आ होगा, ई होगा, ऊ होगा। अगर दृढ़ की बात करें तो दृढ़ में फिर आपको जितने भी स्वर बचे हैं वो सारे के सारे आएंगे। बड़ा आ हो गया, बड़ी होगी, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, और ओ हो गया। इन्हें बोलते समय अ, ई, ऊ। तो हमें जीभ में ज़्यादा खिंचाव नहीं हो रहा है, ना जीभ की जितनी मांसपेशियाँ वो ज़्यादा खिंचाव में नहीं आ रही हूँ, आराम से बोल जा रहा है अ, ई, ऊ। लेकिन अगर हम वही बात करें इन्हें बोलने के लिए आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, तो यहाँ जीभ की जो मांसपेशियाँ उनमें खिंचाव हो रहा है। तो इसको जीभ में खिंचाव के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है कोमल या शिथिल, जिसमें ये तीन आते हैं। फिर दूसरा कठोर या दृढ़, तो इसमें इस तरीके से आते हैं। तो आज जो हमने वर्णमाला में जो स्वरों को पढ़ा है पहला, तो स्वरों को पढ़ते समय हमने आज इसको 6 भागों में बांटा था। पहला जो था वो रचना या बनावट के आधार पर, फिर उसके बाद में दूसरा जो था वो था जीभ में लगने वाले उच्चारण के आधार पर, तीसरा था मुख खुलने के आधार पर, और जो चौथा था ओष्ठ के आधार पर, पांचवा अनुनासिक के आधार पर, और जो छठवां था ये जीभ में खिंचाव के आधार पर था। तो मैंने आज स्वरों को यहाँ तक कंप्लीट किया है। और जो अंग आहा बचे वो मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। वो अयोग्यबा होते हैं, और जो उनका नामकरण किया था आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने किया था, तो हम उसका कल डिस्कशन करेंगे। जो अंग और आहा को पढ़ाएंगे वो अयोग्यबा होते हैं, उन्हें अयोग्यबा बोला जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके फ्रेंड्स जोन में फ्रेंड्स हों, और जितने भी टीचिंग से एग्जाम की तैयारी करते हो, जिस सब्जेक्ट में हिंदी आती है, तो हिंदी में पूरे नंबर, चाहे वो हिंदी कितने भी हो, तो जितने हिंदी में पूरे नंबर लाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको हिंदी इस तरह से पढ़ाऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।